नमस्ते प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण विराम चिह्न इस मुद्दे पर अभ्यास करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों विराम चिह्न यह अभ्यास कोई भी विषय में, कोई भी काम में, जैसे कोई भी वाक्य हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, उस समय इन विराम चिन्हों का बहुत उपयोग हमें यहाँ पर होता है। इन्हें बहुत महत्वपूर्ण ये विराम चिन्ह मुद्दा होता है। तो देखो दोस्तों, मैं कुछ वाक्य आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे अतुल मेरा भाई है, जो एक वाक्य मैंने अभी पढ़ा, अतुल मेरा भाई है, और आगे कुछ भी चिन्ह नहीं दिया तो यह वाक्य अधूरा ही लगेगा। इसलिए अतुल मेरा भाई है और आगे हमें चिन्ह देना आवश्यक है। तो यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह, यानी जिसे हम हिंदी में खड़ी पाई भी बोलते हैं। तो अतुल मेरा भाई है, यह वाक्य लिखने के बाद, पढ़ने के बाद पूर्ण विराम इस तरह का चिन्ह देना आवश्यक होता है। दूसरा वाक्य है तुम अब तक कहाँ थे। अब ये वाक्य तुम अब तक कहाँ थे, इन्हें यहाँ पर सवाल किया गया है, प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ इस चिन्ह का यहाँ हमें उपयोग करना होता है। तीसरा वाक्य है रमन गुलाब, मोगरा और चमेली के पौधे लाया। इस वाक्य में देखो रमन, गुलाब, इसके बाद आएगा स्वल्प विराम। यहाँ पर देखो अल्प विराम, उससे हम स्वल्प विराम भी बोलते हैं। इस तरह का स्वल्प विराम का चिन्ह यहाँ पर देना होगा। गुलाब शब्द के आगे स्वल्प विराम यानी अल्प विराम, मोगरा और चमेली के पौधे लाया, और वाक्य पूरा होने के बाद और हमें पूर्ण विराम खड़ी पाई यह चिन्ह देना आवश्यक होता है। चौथा वाक्य है धन्य है तेरी कर्तव्य भावना। यहाँ पर वाक्य पूरा होने के बाद हमें पूर्ण विराम का चिन्ह देना जरूरी होता है। तो देखिए इस तरह यहाँ पर पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, स्वल्प विराम यानी अल्प विराम, अल्प विराम को स्वल्प विराम बोलते हैं। उसके बाद उद्गार चिन्ह यानी उद्गारवाचक चिन्ह। व्याकरण में इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। पढ़ते समय कहाँ रुकना, कितना रुकना, वाक्य के भाव को कैसे प्रकट करना आदि बताने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यहाँ हम पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह तथा उद्गार चिन्ह। अभी यहाँ पर उद्गार चिन्ह यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्गारवाचक चिन्ह को विस्मयादि बोधक चिन्ह भी बोलते हैं। आदि विराम चिन्हों की जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो शुरू में हम पहला जो
प्रकार है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह मैंने बताया कि पूर्ण विराम यानी हम हिंदी में उसे खड़ी पाई भी बोलते हैं और पूर्ण विराम भी बोलते हैं। इस तरह की खड़ी पाई हमें देनी पड़ती है। तो पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता हो वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पढ़ते समय जिस स्थान पर, जिस ठिकान पर वाक्य पूरा होता है, समाप्त होता हो, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग, पूर्ण विराम का चिन्ह यहाँ पर दिया जाता है या पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक वाक्य दिया है, हम साथ साथ खेलेंगे। पहला वाक्य यहाँ पर दिया है, हम साथ साथ खेलेंगे, और उसके बाद यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह दिया गया है। खड़ी पाई का चिन्ह देना आवश्यक होता है। दूसरा वाक्य है, हम मेले में जाएंगे। वाक्य पूरा होने के बाद यहाँ पर भी हमें खड़ी पाई का उपयोग करना जरूरी होता है। और ये जो पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं दिया तो हमारा वाक्य अधूरा ही समझा जाएगा, वाक्य पूरा अभी तक नहीं हुआ, इस तरह का उसका अर्थ निकाला जाएगा। इसलिए खड़ी पाई या पूर्ण विराम का चिन्ह हमें वाक्य पूरा होने के बाद देना ही है। अभी ब देखिए, अल्प विराम। अगला के बाद अल्प विराम। अल्प विराम को स्वल्प विराम भी बोलते हैं। यहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। तो अभी अल्प विराम का उपयोग किस तरह करते हैं हम इस चिन्ह का? तो पढ़ते समय जिस जगह थोड़ी देर रुकना हो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, पढ़ते समय जिस जगह थोड़ी देर रुकना हो, थोड़ी देर रुकना पड़ता है, वहां अल्प विराम का प्रयोग करना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर देखो, कुछ वाक्य मैं यहाँ पर बताता हूँ। आओ अब घर चलते हैं। अभी यहाँ पर देखो, आओ, बाद में उसके बाद स्वल्प विराम यानी अल्प विराम का चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। अब घर चलते हैं, और बाद में वाक्य पूरा होने के बाद फिर से पूर्ण विराम का यानी पूर्ण विराम का चिन्ह का उपयोग हमें करना होता है। दूसरा वाक्य है, क्यों नहीं, जरूर आएंगे। तो इस तरह दूसरा वाक्य क्यों नहीं, इसके बाद स्वल्प विराम का यानी अल्प विराम का वहां पर उपयोग हमें करना है, और बाद में जरूर आएंगे। और उसके बाद ये वाक्य पूरा हुआ है, इसलिए आगे हमें वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना है, देना है। बाद में क, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी प्रश्न चिन्ह का यहाँ समझो वाक्य लिखा, उसके आगे प्रश्न चिन्ह देना होता है। जैसे देखो, जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। वाक्य लिखने के बाद जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो, यहाँ पर प्रश्न का बोध हो रहा है। देखो, एक आगे अभी हम जो एक वाक्य मैं पढ़ूंगा उसमें देखिए, अरे क्या हुआ है, इस तरह जो वाक्य आते हैं। अरे आज लेट क्यों, आज देरी क्यों हुई, इस तरह के जो प्रश्न आप
यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह का यानी यहाँ पर या इस वाक्य में प्रश्न का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अरे क्या हुआ, इसके बाद हमें प्रश्न चिन्ह का उपयोग वापर यहाँ पर करना जरूरी होता है, और इस वाक्य को हम प्रश्नवाचक चिन्ह का ये वाक्य कहा जाता है। दूसरा है हमारे साथ और कौन आएगा, तो इसमें इस वाक्य पूरा होने के बाद भी हमें इस तरह का इन्हें प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करना है। तो इसी प्रकार के कोई भी प्रश्न कोई भी वाक्य हो तो हमें इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह यानी प्रश्न चिन्ह लगाना जरूरी होता है। समझे ये वाक्य को हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया तो ये वाक्य प्रश्नवाचक का बोध नहीं कर सकता है, इसलिए जरूरी है यहाँ प्रश्न चिन्ह लगाना वाक्य पूरा होने के बाद। अभी आखिरी जो है ड उद्गार चिन्ह। उद्गार चिन्ह को विस्मयादिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। यहाँ पर उद्गार चिन्ह, ये देखो एक खड़ी पाई मारना और इसके नीचे थोड़ा सा बिंदु यहाँ पर देना होता है। तो उद्गार चिन्ह का उपयोग हमें किस तरह करना है, तो देखो बात करते समय कभी कभी हम आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, दुख आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भावों को उद्गार कहते हैं। इन उद्गारों को सूचित करने के लिए वाक्य में उद्गार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो मैं कुछ वाक्य पढ़ता हूँ। हाय अब मेरा क्या होगा, देखो हाय शब्द के आगे यहाँ पर उद्गार चिन्ह दिया हुआ है, यानी उद्गार चिन्ह का उपयोग करना होता है। अब मेरा क्या होगा, आगे प्रश्न चिन्ह, परंतु ये वाक्य उद्गार चिन्ह का कहा जाता है। और ये जो वाक्य है ये एक शोक पर आधारित वाक्य माना जाता है। हाय अब मेरा क्या होगा, यानी ये शोक पर का ये उद्गारवाचक चिन्ह लगाकर बना हुआ ये वाक्य है। दूसरा एक वाक्य देखिए, यह किताब कितना सुंदर है। अभी ये किताब कितना सुंदर है, ये एक हर्ष की बात है, हर्ष यानी आनंद की बात है कि किताब कितना सुंदर है। यहाँ गार्डन कितना सुंदर है। ऐसे कोई भी वाक्य हर्ष के आधार पर आनंद देने वाले जो वाक्य होते हैं, यह हर्ष के वाक्य कहलाए जाते हैं। तो यह किताब कितना सुंदर है, यह वाक्य पूरा होने के बाद आगे आया है उद्गार चिन्ह। तीसरा वाक्य देखिए, ठहर तेरी यह मजाल, ठहर तेरी यह मजाल। तो ठहर के बाद स्वल्प विराम का यानी अल्प विराम का चिन्ह आया है, और आगे तेरी यह मजाल, बाद में फिर उद्गार चिन्ह का उपयोग यहाँ पर किया गया है। और परंतु ये जो वाक्य है ठहर तेरी यह मजाल, ये एक क्रोध पर आधारित वाक्य है, गुस्से पर आधारित वाक्य है। तो इस तरह यहाँ हमने व्याख्या पढ़ी उद्गार चिन्ह की कि बात करते समय कभी कभी हम आश्चर्य, हर्ष, शोक,
घृणा, दुख आदि भाव प्रकट करते हैं, ऐसे भावों को उद्गार करते हैं। तो इस तरह ये किस तरह का वाक्य है, शोककारी है या आनंद देने वाला, हर्ष वाला है, गुस्से वाला है, क्रोध का वाक्य, इसी तरह वाक्य के आधार वाक्य इस प्रकार का है, यह हमें यहाँ पर समझने में आता है। तो इस तरह दोस्तों हिंदी व्याकरण विराम चिह्न जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, लिखते समय पढ़ते समय हमें इन चिन्हों का जो हमें वापर करना जरूरी होता है, इसलिए यह अभ्यास हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। तो आपको कुछ अभ्यास अपने ग्रुप पर दिया जाएगा, वह आपको कॉपी में लिखना है और फिर से आपको अपनी कॉपी में लिखकर अपने ग्रुप पर यह अभ्यास भेजना है। धन्यवाद।